मैं इस कविता संग्रह सूरज को अंगूठा का स्वागत करना चाहूंगा। हम सभी करतल ध्वनि से इसका स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि श्री मदन कश्यप जी का स्वागत करता हूं। हम सभी आपके रचना कर्म से परिचित हैं। आप हमारे समय के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस कठिन समय में लगातार अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट रखी है। अपनी कविताओं में लगातार एक प्रतिरोधी चेतना से लैस रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री लीलाधर मंडलोई जी हमारे समय के प्रतिष्ठित कवि हैं, गद्यकार हैं। हम सभी उनकी कविताओं से परिचित हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अनामिका जी को हिंदी समाज से में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनसे अपरिचित हो। इन्होंने न केवल एक कवित्री के रूप में हमारे समय में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है और एक अपना अलग से स्थान निर्मित किया है, बल्कि स्त्रीत्व का एक नया मानचित्र खींचा है अपनी विमर्श आलोचना में। महत्वपूर्ण कवित्री हैं, महत्वपूर्ण विमर्शकार हैं और महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं कथाकार भी हैं। एक बहुआयामी रचनात्मक व्यक्तित्व है आपका। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे और इस परिचर्चा को आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण गरिमा प्रदान की। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा, सॉरी। युवा आलोचक समीक्षक जगन्नाथ दुबे जी हमारे बीच मौजूद हैं। लगातार समसामयिक विषयों पर लिखते रहते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हम उनको पढ़ते रहते हैं। मैं जगन्नाथ दुबे का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं और हम सभी उनको लगातार उनकी सक्रियता के माध्यम से जानते रहते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इस परिचर्चा को आपने एक महत्वपूर्ण गरिमा प्रदान की। धन्यवाद। बताओ, मैं एकमात्र आलोचक वही है। वैसे तो जितेंद्र सर के किसी को भी उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है। साहित्य जगत में हर कोई उन्हें जानता है, किंतु फिर भी कार्यक्रम की औपचारिकता को ध्यान में रखते हुए मैं युवा आलोचक डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें लेखक परिचय और काव्य संग्रह सूरज को अंगूठा से हम सभी को अवगत कराएं। नमस्कार। सही बात है भावना। कवि आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव जी को किसी अलग से परिचय की जरूरत नहीं है। पिछले 3 दशकों से हिंदी कविता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय, सम्मानित और स्वीकृत कवि जितेंद्र श्रीवास्तव के अब तक 9 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन दिनों हाल चाल, कायांतरण, अनभय कथा, बिल्कुल तुम्हारी तरह और उसी क्रम में सूरज को अंगूठा, उजास, प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह है कवि ने कहा, क्षमा करें, कविताओं का संग्रह है कवि ने कहा और बेटियों पर केंद्रित इनकी कविताओं का संग्रह है जो संभवतः हिंदी की दुनिया में एकमात्र संग्रह अभी तक है मेरी जानकारी में, जो विशेष रूप से कविताओं पर, बेटियों पर केंद्रित कविताएं हैं जिनमें अब तक जितेंद्र श्रीवास्तव जी के कई आलोचना संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। रचना का जीवद्रव्य, विचारधारा, न्याय विमर्श और हिंदी कविता। कुछ मैं देख लेता हूं क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है ये।
उपन्यास की परिधि, आलोचना का मानुष मर्म, सर्जक का स्वप्न, भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, और कई इस तरह के और कई संग्रह हैं इनके। इन्हें अभी तक कई सम्मान मिल चुके हैं। हिंदी आलोचना के लिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार, कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, और ऐसे विरले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत भूषण अग्रवाल और देवी शंकर अवस्थी दोनों पुरस्कार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हिंदी अकादमी दिल्ली का कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विजय देवनारायण शाही पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान और परंपरा ऋतुराज सम्मान इत्यादि आप ग्रहण कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सूरज को अंगूठा शीर्षक संग्रह पर परिचर्चा हेतु एकत्रित हुए हैं। तो मुझे इस संग्रह से कुछ परिचित कराने के लिए कहा गया है। तो मैं केवल संग्रह पर बात नहीं करूंगा, अपितु जितेंद्र श्रीवास्तव जी के समग्र कवि कर्म पर बात करने की कोशिश करूंगा। बस 1 मिनट के भीतर मैं बात अपनी रखूंगा, क्योंकि बाकी औपचारिक बातचीत के लिए या विस्तृत व्याख्यान के लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में प्रतिष्ठित कवि अनामिका जी हैं, मदन कश्यप जी हैं, लीलाधर मंडलोई जी हैं, और हमारे समय के युवा आलोचक जगन्नाथ दुबे जी हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जितेंद्र श्रीवास्तव जी की कविताओं का प्राण तत्व जो है वह राजनीति और आपकी कविताओं की एक जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे दिखती है की चेतना है। प्रतिरोध आपकी कविताओं में किसी न किसी रूप में हर जगह उपस्थित है। कभी वह स्मृतियों के रूप में है, क्योंकि प्रायः यह कहा जाता है कि हमारा समय स्मृतियों के क्षरण का समय है, स्मृतियों के लोभ का समय है। ऐसी स्थिति में स्मृतियों को बचाए रखना, स्मृतियों के पक्ष में खड़ा होना, यह एक तरह का प्रतिरोध है। आप दिल्ली में लालटेन जैसी शीर्षक कविता लिखते हैं, दिल्ली में बेना शीर्षक कविता लिखते हैं, पीढ़ा शीर्षक कविता लिखते हैं, आप पिता पर कविता लिखते हैं, आप कुदाल पर कविता लिखते हैं। यह एक ऐसे समय को याद करना है, अपने पीछे देखना है, और यह पीछे देखना कोई पलायन नहीं है। यह पीछे देखना, अपनी स्मृतियों से जुड़ना और उससे अपने आप को, मतलब अपनी मनुष्यता को बचाए रखना, अपनी जड़ों को बचाए रखने की एक जद्दोजहद है। यह एक प्रतिरोध है हमारे समय में, जब लगातार हमको बहुत सारी चीजों से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, बहुत सारी चमक धमक के बीच में अपने पुराने समय को भूलते जा रहे हैं। उन स्थितियों में कवि स्मृतियों के माध्यम से वहां अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। हिंदी कविता में दाम्पत्य जीवन पर जितेंद्र श्रीवास्तव जी से बेहतर कविताएं शायद कम लोगों ने लिखी हैं। मैं तो कई बार नागार्जुन की कविता जब पढ़ता हूँ, सिंदूर तिलकित भाल, याद आता है मुझे सिंदूर तिलकित भाल। और उसी समय जितेंद्र श्रीवास्तव जी की एक कविता पढ़ता हूँ कि पहाड़ पर इनका मतलब कार्यक्षेत्र रहा है, अध्यापन के संदर्भ में ये पहाड़ों पर रहे हैं। तो वहां पर अपनी पत्नी को या प्रेयसी को याद करते हुए ये कहते हैं, यह केवल सिंदूर तिलकित भाल को याद नहीं करते हैं, क्योंकि नागार्जुन जहां प्रकृति का सहारा लेते हैं, लीचियां और आम, मुझे अपना तरौनी ग्राम, वो पूरे परिवेश को याद करते हैं। लेकिन उस याद करने के क्रम में जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी पत्नी को वहां महसूस करते हैं कि यह अकेला कमरा, मैं इस कमरे में हूं, लेकिन यह कमरा तुम्हारी होने के एहसास से भरा हुआ है। यहाँ पर तुम्हारी स्मृति या तुम्हारी उपस्थिति मैं महसूस कर सकता हूं। तो इस मामले में वो नागार्जुन से उनकी परंपरा को थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। इसके अतिरिक्त अगर और कुछ कहा जाए तो इनकी कविताओं में आपको आत्मीयता के दर्शन होंगे, आत्मीय रिश्ता बनाती हैं इनकी कविताएं। आपको यह कभी महसूस नहीं होने देंगे कि यह किसी और व्यक्ति ने यह कविता लिखी है। वो लगता है कि आपके ही जीवन की, आपकी स्मृतियों का एक विस्तार है, किसी और के मुख से आप अपने ही जीवन की दास्तान सुन रहे हैं। और जैसा कि प्रतिरोध की मैंने बात की,
सूरज का अंगूठा, सूरज को अंगूठा, यह इस संग्रह के शीर्षक से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि सूरज को अंगूठा दिखाना यह एक तरह का बहुत बड़ा प्रतिरोध है। और इस प्रतिरोध में आम जनता है, इस प्रतिरोधी तेवर के साथ आम जनता है। विशेष रूप से इस संग्रह में राजनीतिक तेवर की कविताएं ज्यादा हैं। राजनीतिक तेवर के साथ साथ प्रेम की भी कविताएं हैं। एक कविता मैं इसमें से पढ़ना चाहूंगा, बहुत छोटी सी कविता है और शीर्षक है आना। कहीं भी जाना अनिवार्यता होता है कहीं से आना। आना ही सत्य है पूरा, जाना तो बस एक प्रक्रिया है फिर आने के लिए। तो यह फिर से आने का तेवर लिए हुए जितेंद्र श्रीवास्तव जी की कविताओं का हम यहाँ स्वागत करते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाकी बातचीत आप लोग रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब मैं बुलाना चाहती हूँ उस कवि को जिसने अपनी कविताओं से न केवल चुप्पी के समाजशास्त्र को चुनौती दी, वरन भीड़ तंत्र में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, जो अपने अंजुरी भर उजाले, चुटकी भर शीतलता और कटोरी भर धैर्य के साथ न केवल एक नई स्त्री की खोज करता है, बल्कि सूरज को अंगूठा दिखाने की हिम्मत भी रखता है। मैं सुप्रसिद्ध कवि जितेंद्र श्रीवास्तव को उनके काव्य संग्रह सूरज को अंगूठा में से कुछ कविताओं की बात करने के लिए मैं सादर करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सब आप तीनों अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष भी हैं। हमारा जो नया समाज बन रहा है वो कोई अध्यक्ष वहाँ नहीं, सब एक तीनों चटाई अध्यक्ष पर हैं। बैठे। हमारे अत्यंत आदरणीय मंगलुए जी, मदन जी और अनामिका जी, सब हमारे अपने परिवार के लोग हैं। अनामिका जी बड़ी बहन हैं, आप दोनों बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई की तरह हैं। जगन्नाथ, यहाँ हमारे अपने लोग बैठे हैं, हमारे अपने सहयोगी सब बड़ी बहनें हैं। ये लोग हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन से और हमारे स्कूल से, दोनों जगह से लोग बैठे हुए हैं। सब हमारे सहकर्मी बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, रोज ही मिलते हैं। इसमें से कुछ लोग कुछ कविताएं सुनते भी रहे होंगे। 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ। पहली कविता है, सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता, जो शौक रखते हैं चमचों दलालों और गुलामों का। कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में, सपने उनके सिरहाने छूटने पर नहीं जाते। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने। सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर, जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का ऐरे गहरे दबाओं में, फिर लौटते नहीं सपने उनका। सपनों को कमजोर कंधे और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती। उन्हें पसंद नहीं वे लोग जो ललक कर आते हैं उनके पास, फिर छुई मुई हो जाते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। इस की जो शीर्षक कविता है मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। हमारे विद्यार्थी लोग हैं, उनका कहना था कि पढ़ दिया जाए तो पढ़ लेता हूँ। जिसके नाम पर इस संग्रह का नाम रखा है सूरज को अंगूठा। छोटी सी कविता। कुछ रास्ते पराजय के दिनों की याद दिलाते हैं, कुछ संशय भरे दिनों की। एक दिन किसी रास्ते पर चलते हुए अचानक याद आता है वह सहयात्री जो अंधेरे में चमका था जुगनू की तरह। जब रास्ते याद आते हैं वे बसें भी याद आती हैं, जो परियों की तरह ले गईं स्वप्न की दिशा में। जिन्होंने खूब सहे हमारी नींद के झटके, पर कभी की नहीं कोई शिकायत। उन्होंने हमारा दुख सहा सगी बहनों की तरह। उन्होंने हमारा दुख सहा सगी बहनों की तरह, और दौड़ी जहाँ तक संभव हुआ हमारे सुख की प्रत्याशा में। अभी जिन रास्तों पर बची हुई हैं पराजय की स्मृतियाँ, उन पर किसी दिन किसी बस से गुजरते हुए लोगों को दिखेंगे कुछ बच्चे लाल गुद्दे वाले अमरूद खाते हुए, ठहाका लगाते हुए, पूर्वजों के पराजय के इतिहास को धामते हुए, माथे पर चढ़ आए सूरज को अंगूठा दिखाते हुए।
शुक्रिया मेरी दोस्त। प्रेम कविता है जो परिभाषाएं कहते हैं वैसे कविता तो कविता होती है। हे अली आओ आज करते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें भूलने लगा हूँ शायद मैं। देखो मैं करना चाहता हूँ तुम्हारा शुक्रिया और चाहता हूँ स्वीकार लो तुम इसे। तुम्हें सचमुच मालूम नहीं जो सूख गया था भीतर ही कहीं, तुमने फिर से भर दिया है वही जीव द्रव्य न जाने कहां से लाकर मुझ में। तुम्हारा शुक्रिया हृदय की अतल गहराइयों से शुक्रिया, मुझे यह याद दिलाने के लिए कि प्रेम में अश्लील होता है आश्वासन, कि शक्ति से नहीं भीगती आत्मा की धरती, कि डर विलोम होता है प्रेम का। कि प्रेम में अश्लील होता है आश्वासन, कि शक्ति से नहीं भीगती आत्मा की धरती, कि डर विलोम होता है प्रेम का। शुक्रिया मेरी दोस्त, शुक्रिया इसलिए भी कि तुमने जीवन का स्वप्न रहते रहते फिर से खोल कर बाँच दिया है वह पन्ना जो बिला गया था मेरी ही पुतलियों में कहीं। हिस्से की इबारत छोटी सी एक और कविता। वह बेचैनी में बदलता है करवट, सवेरा एक उम्मीद है उसके लिए, न जाने कहाँ खो गई है नींद। वह उठकर जलाता है गैस, चाय के साथ खींचता है कश नेवी कट का, और याद करता है 20 पैसे वाले पनामा सिगरेट को, और अतीत हो चुके इनकलाबी दोस्तों को, और उस लड़की को जो चुपचाप निकल गई उसकी पुतलियों से एक दिन उस समय जब वह अखबार में देख रहा था नौकरी का रिजल्ट। किशोर वय का उल्लास डूब गया संघर्ष और पसीने में, उसे याद आते हैं अचानक कभी किसी ट्रेन में साथ बैठे लोग, पर वह स्टेशन याद नहीं आता जहां उतर गए थे वे अपने हिस्से की इबारत लिखने। जो रात चुपचाप सुला लेती थी उसकी थकी देह को अपनी गदोरी पर, वह करवटें बदल रही है उसकी आंखों में। जो रात चुपचाप सुला लेती थी उसकी थकी देह को अपनी गदोरी पर, वह करवटें बदल रही है उसकी आंखों में। जाने यह विकास का कौन सा पायदान है जब मनुष्य तो मनुष्य रात को भी नींद नहीं आती रात में। अलक्षित है बेगमपुरा। नवंबर का महीना बीतने को है, शाम का धुंधलका गहराने लगा है, बिल्कुल खाली है 8:30 की बस, पर इसे जाना ही होगा साकेत। जरूरी नहीं इस छोर से खाली जा रही बस उस छोर से भी खाली ही लौटे। संभव है उस ओर खड़े हों कुछ लोग घर लौटने की प्रत्याशा में। घर अब भी निरापद है, सबसे सुरक्षित इस दुनिया में कहीं से भी लौटने के लिए। स्वागत में उठी हुई घर की बाहें कभी नहीं थकती, लोग थक जाते हैं। इस समय बस की हेडलाइट से आंख मिचौली खेल रहा है चंद्रमा। शिरीष की सुगंध समा गई है चांदनी में। चांद बस के साथ चलता हुआ जाएगा साकेत, लौटते हुए लोगों को दिखेगा साथ लौटता हुआ, पर लौटेगा नहीं। आज उसे जाना है बेगमपुरा, आज रात वही है उसकी मंजिल। वह देखना चाहता है संत रविदास के उस स्वप्न नगर की शब्दातीत गरिमा, महसूस करना चाहता है उसकी शीतलता। वह जानता है संत रविदास को गए बीत गई सदियां, तरक्की की बढ़ती ही गई सीढ़ियां। न जाने क्या क्या खोज लिया, क्या क्या कर लिया आदमी ने, पर अभी अलक्षित है बेगमपुरा, वहाँ कोई बस नहीं जाती। दुनिया की सारी बसें लौट आती हैं किसी न किसी साकेत से। और आज के लिए आखिरी कविता। गांव का दक्षिण हो गया है आखिरी आदमी। मौसम बदल रहा है, गांव में सुबुगाहट है चुनाव की, अब प्रधानी में बहुत पैसा है। खड़ंजा हो, बांध हो, बिजली हो, बाढ़ हो, अकाल हो, प्रधान की पौ 12 रहती है। अब भी दफ्तरों में टंगती हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें, पर कोई ताकना भी नहीं चाहता महात्मा गांधी के आखिरी आदमी की तरफ, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की तरफ। इन दिनों लोकतंत्र में गांव का दक्षिण हो गया है आखिरी आदमी। पिछली बार 5 लोग मारे गए थे मेरे गांव में, प्रधानी के चुनाव में। निकलने नहीं दिया था जबरों ने दलितों को उनकी बस्ती से। उनके वोट खा गए थे वे सरकारी योजनाओं की तरह,
किसान बदहाल हैं, मर रहे हैं भरी जवानी में। जो बचे हैं उनकी जेबें इस कदर खाली हैं कि वे भर नहीं सकते बच्चों की फीस। उनके घर में नहीं है किसी के बदन पर साबुत कपड़े। लड़कियां भी महफूज नहीं हैं गाँव में। अब फिर चुनाव सिर पर है, धीरे धीरे गर्म हो रही है हवा। लोग अकन रहे हैं एक दूसरे की कानाफूसी। मैदान में उम्मीदवार भी कई हैं, पर आखिरी आदमी को, मिर्जा गालिब की पंक्तियां हैं आगे, पर आखिरी आदमी को कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। आगे आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर आप पेज 132 में आपकी कविता है वे योद्धा है नई सदी के। ये आपने क्या सोचकर लिखी और प्लीज इसको आप पढ़ेंगे? ये कविता पढ़ देता हूँ मैं। कविता तो अपने आप बतानी चाहिए ना कि क्या सोच के लिखा कविता। क्या पेज बताया था आपने? 132। ठीक है। वे योद्धा हैं नई सदी के, जो गा रहे हैं नई संस्कृति के सृजन का गीत। जब वे बोलते हैं हमें महसूस होता है वे हमारा अपमान कर रहे हैं, जबकि वे सदियों की चुप्पी का समापन करते हुए बस मुंह खोल रहे होते हैं। उन क्षणों में वे अकन रहे होते हैं अपनी आवाज का वजन, महसूस कर रहे होते हैं उसका सौंदर्य, और हम डर जाते हैं। वे हमसे पूछना नहीं अपने हक का भूगोल स्वयं बताना चाहते हैं। संस्कृति की उपलब्ध सभी टीकाओं को सहर्ष समर्पित करना चाहते हैं अग्नि को। कहीं कोई दुविधा नहीं है उनमें, वे नई संस्कृति के अग्रधावक हैं 100%। इन दिनों उनकी वाणी से हो रही अम्ल वर्षा विषाद है उनके पूर्वजों का। उसका कोई लेना देना नहीं किसी आम किसी खास से। वे अनंत काल से चलती चली आ रही गलतियों पर अंतिम ब्रेक लगाना चाहते हैं, भस्म करना चाहते हैं उस चादर के अंतिम रेशे को भी जो कवच की तरह काम आती रही पुराणपंथियों के। सचमुच वे योद्धा हैं नई सदी के, हमारा विश्वास करीब लाएगा उन्हें। वे हमारे खिलाफ नहीं वंचना के विरुद्ध हैं, निश्चय ही हमें इस संग्राम में होना चाहिए उनके साथ। अब मैं सूरज को अंगूठा काव्य संग्रह पर केंद्रित वक्तव्य के लिए सबसे पहले अपने युवा कवि जगन्नाथ दुबे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जगन्नाथ जी BHU में अखिलेश की रचनाओं पर शोध कर रहे हैं और लगातार प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपते आ रहे हैं। बैठ के बात करो, खड़े हो बोलने दीजिए, जिसमें सहज हमको करना चाहिए, जिसमें सहज हो। बैठ कर बोलने की भी शुक्रिया भावना जी, मंच पर आप सभी और ये मंच जैसे ही सभा में आप सब श्रोतागण। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय कवि जितेंद्र जी को उनके नए काव्य संग्रह के लिए बहुत बधाई देता हूँ। और ये शोध समूह ने कार्यक्रम किया और उसमें मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपके प्रति भी आभार। शोध समूह के साथियों के प्रति आभार। अभी मदन सर कह रहे थे कि हम लोगों के बीच अकेले आलोचक के रूप में जगन्नाथ है, तो आपने ये बात कही कि कवि तो मैं कविताएं नहीं लिखता, ये सच है, और आलोचक हूँ कि नहीं ये तो नहीं कर सकता, पर हाँ कुछ पढ़ता हूँ तो उस पर जो हमारे मन में बातें आती हूँ तो मैं उस तरीके से रिएक्ट करना चाहता हूँ। और यह भी सच है, मैं उसको शुरू में ही स्वीकार कर लूँ कि संग्रह मुझे जब मिला तो तब से एक बार पूरा तो पढ़ गया, पर फर्स्ट रीडिंग में कोई बात बहुत मुकम्मल तरीके से और बहुत व्यवस्थित ढंग से कह पाऊंगा ऐसा बहुत संभव नहीं दिखता है। तो कुछ बिखरी बातें होंगी, टूटी फूटी बातें होंगी, जिनको आगे आने वाले वक्त हमारे जोड़ेंगे शायद। और बेहतर शुरू करूँ जहाँ अभी परिचय देते हुए आपने जितेंद्र जी के व्यक्तित्व की बात की, तो जिस पीढ़ी के कवि हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, यानी वो पीढ़ी 1990 के बाद का जो पूरा हाहाकारी परिदृश्य है, वो हाहाकारी इस रूप में कि
उस दशक के शुरुआत में, यानी 90, 91, 92, 93 के बीच 3-4 सालों में इस देश में और जो कुछ घटित हो रहा था, जो कुछ बदल रहा था, जो बदलाव आ रहे, उनका बहुत गहरा असर हमारे आज के समय पर दिखाई देता है। जब 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जा रहा था, तो वह सिर्फ एक ढांचा नहीं गिराया जा रहा था। इस देश में सेकुलरिज्म जीवित रहेगा या उस पर सांप्रदायिक ताकतें हावी हो जाएंगी, इस पर भी विचार करने की स्थिति बननी चाहिए थी। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही थी। जब उदारीकरण की व्यवस्था लागू हो रही थी, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उस समय यह भी सोचने की स्थिति थी कि उससे जो हमारा लोकल है, जो हमारे गांव हैं, जो हमारा गांव का परिवेश है, या जो हमारी भारत की जो मूल संस्कृति और मूल परंपरा है, उसके साथ उनका रिश्ता कैसा बनेगा। अगर इन चीजों को हम समझ लें, उस दौरान की घटित हुई इन घटनाओं को समझ लें, तो हम और उसके साथ जो विमर्शों का उत्तरकालीन दौर है, या जिसे मैं कहूँ कि जो प्रक्रियाएं आधुनिकता के नाम पर विकसित हुई 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के अंत तक, उन प्रक्रियाओं के जो उत्तरकालीन रूप दिखाई देते हैं, चाहे वह उत्तर संरचनावाद हो, या उत्तर आधुनिकता हो, या उत्तर पूंजी, जिसे पूंजी के बाद, पूंजीवादी युग के बाद उत्तर पूंजी कहा गया, उन संदर्भों को भी जब हम देखते हैं, जब लेते हैं, तो उन सारे संदर्भों के बीच इस पीढ़ी की कविता को पढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए, देखने की कोशिश की जानी चाहिए। और यह कोशिश, अभी अनामिका मैम से बात हो रही थी रास्ते में, तो हमने कहा भी कि जो सोवियत संघ का विघटन है, वो एक बड़ी परिघटना दिखाई देती है हिंदी कविता में भी। उसका असर बहुत दूर तक दिखाई देता है। और आप याद कीजिए कि जब अरुण कमल का काव्य संग्रह नए इलाके में प्रकाशित हुआ था, तो उस पर जो बहसें हुई थी, खासकर अशोक वाजपेयी और अजय तिवारी के बीच की जो बहसें हैं, जो वर्तमान साहित्य में छपती थी और कभी कभार नाम के कॉलम में अशोक जी के छपती थी, उन बहसों में वो चीजें बार बार आ रही थी कि अब ये एक जो साम्यवाद का महास्वप्न था, उस महास्वप्न के टूटने की छायाएं इन कविताओं में, ऐसा नहीं कि वो उन्हीं कविताओं में दिखाई देती, उसके बाद की हिंदी कविता की पूरी परंपरा विकसित होती है, जो पूरी पीढ़ी है, उस सब पीढ़ी में दिखाई देती हैं। जितेंद्र जी की कविताओं में दिखाई देती हैं, श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं में दिखाई देती हैं, मदन जी बैठे हैं यहाँ, अनामिका मैम है, मंडलोई सर, आप सबकी कविताओं में उन चीजों को पढ़ते हुए वो चीजें दिखाई देती है। तो उन संदर्भों से कविताओं को देखना चाहिए। अब इस संग्रह की अगर बात करूं मैं, तो इस संग्रह को जो भूमिका हमने जिस भी तरीके से बांधी, जो आपको जैसे समझ में आई, उस आधार पर अगर देखें तो जो कारपोरेट पूंजी है, जिसे तमाम बार दरबारी पूंजी कहा जाता है, यानी क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं, वह जब विकसित हुई दरबारी पूंजी, तो उसका जो हमारे लोकतंत्र के साथ गठजोड़ बनता है, और उस गठजोड़ के बाद जिस तरीके से सत्ता में या सत्ता में भागीदारी की स्थिति सुनिश्चित होती है, उसमें जो हमारी मीडिया का चरित्र है, और उसके बाद जो हमारा आज का समय, जिसे तमाम बार पोस्ट ट्रुथ समय कहा जाता है, सत्योत्तर समय या उत्तर सत्य का समय, उत्तर सत्य समय, तो इस समय में अब जब आप देखते हैं, तो जितेंद्र श्रीवास्तव की ये कविताएं आप देखते हैं, इन कविताओं पर आप ध्यान केंद्रित करें कि क्या यह वही आजादी है, असल पहचान, साहब लोग रेनकोट ढूंढ रहे हैं। इन कविताओं को आप पढ़ें, इन कविताओं में ये चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। जिसे दरबारी पूंजी कह रहा हूं मैं, वह दरबारी पूंजी का जो रूप सत्ता के चरित्र के साथ विकसित हुआ रूप है, वो रूप आपको दिखाई देगा। और इसके साथ साथ इनकी कविताओं में जो दूसरे चरित्र आ रहे हैं, वो चरित्र जो जैसे राम बचन भगत है, बोधू है, रमिया है, या संजना तिवारी है, राम दुलारी, और इसके साथ जो नेब सराय में रहने वाले लोग हैं, नेब सराय नाम की कविता जो है, उस कविता में जो रहने वाले लोग हैं, तो इन चरित्रों को आप देखिए, तो ये दो वर्ग बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और इस वर्ग के साथ इनकी लगभग कविताओं में इस वर्ग के साथ एक संवाद विकसित होता है। संवाद उस दरबारी पूंजी वाले सत्ता तंत्र के साथ भी होता है, और संवाद
इस वर्ग यानी जिसमें राम बचन भगत हैं, रमिया है, संजना तिवारी है, राम दुलारी है, इनसे भी संवाद होता है। अब वह संवाद कैसा है इसको अगर देखना हो तो अभी पहली कविता का पाठ जिसमें किया जितेंद्र जी ने, उस कविता की शुरुआती पंक्तियां आप अगर देखें तो उसमें स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता, जो शौक रखते हैं चमचों दलालों और गुलामों का, कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में। है कि नहीं है ये आपको सोचना है, पर कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में, सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं आते। सपने किसके बीच पलते हैं? जो संघर्ष करता है, और संघर्ष करने वाला वर्ग जो है उसके साथ जितेंद्र जी जिस तरीके से खड़े हैं वो वर्ग वही है राम दुलारी और राम बचन भगत, रमिया का। तो एक तो संदर्भ यह बनता है इनकी कविताओं का। एक दूसरा संदर्भ बनता है जो स्मृति की बात की गई, शायद आपने ही स्मृतियों की बात की है, तो आपकी कविताओं में कविताएं स्मृति लोक में तो जाती ही है, पर वहां जाकर जिस तरह से संवाद होता है। 2-3 कविताएं ऐसी हैं, 3 कविताएं संग्रह में मुझे मिली जिनमें ये कहीं गए हुए हैं तो इनका कोई बचपन का साथी मिल गया, कोई पुराना दोस्त मिल गया, उससे बातचीत होने लगी। अब वह बातचीत जो हो रही है उस बातचीत में, जैसे वो जो लोकतंत्र का प्रमेय वाली कविता है जिसमें वो साथी मिलता है, बातचीत होने लगती है, तो वो चुनाव लड़ना चाह रहा है और उस चुनाव लड़ने में फिर वो इनकी जाति तक पहुंच जाता है और ये देखता है कि हाँ किस किस जाति का समीकरण कैसे बनेगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो वहां वो जो कुछ दिखाई देता है यानी आधुनिक प्रमेय, तो उस तरह की स्मृतियों के बारे में जो है इनकी कविताएं बहुत मजबूती से अपनी बात कहती हुई दिखाई देती हैं। दूसरा जो सत्ता की बात हमने की कि सत्ता के साथ जिस तरीके से जितेंद्र श्रीवास्तव का रिश्ता बनता है, जिस तरीके से वो सत्ता के खिलाफ अपनी बात कहते हैं, जो जैसे सपने वाली कविता ये पहली हमने कोट की, इस तरीके की बहुत सारी तमाम कविताएं आपको इस संग्रह में मिल जाएंगी। एक कविता का एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, असल पहचान नाम की कविता है। कैसे हमारी जो अपनी पहचान है, जो मूल पहचान हमारी हो सकती थी, उसको कैसे खत्म करके एक खास तरह की का जो है लेबल चिपका दिया गया है और उस लेबल को ही हमारी पहचान मान लिया गया है। वैसे आप भी आप नहीं हैं, मैं भी मैं नहीं, हमारी असल पहचान गुम हो गई है संसद के गलियारों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गोपनीय फाइलों में, प्रधानमंत्री की पुतलियों में। अब देखिए कि जहां भी संसद है, सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, यानी जो इस लोकतंत्र के नुमाइंदे हैं, वो जहां जहां आते हैं वहां वहां आपको कारपोरेट, पूंजी, बाजार, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। और ये जब दिखाई देंगी तो ये सत्ता के साथ दिखाई देंगी, ये इंसान के साथ नहीं दिखाई देंगी। जो इंसान के साथ दिखाई देने वाले लोग हैं उनमें आपको कबीर दिखाई देंगे, आपको अंबेडकर दिखाई देंगे, महात्मा गांधी के आखिरी आदमी की चिंता जो है वो महात्मा गांधी दिखाई देते हैं, फूले दिखाई देते हैं। और एक कविता भी इसमें इस संग्रह में शामिल है जिसमें अंबेडकर से और फूले से बहुत सारे वो संवाद होते हैं। उन संवादों को आप पढ़िए, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से कवि अपनी वर्गीय पक्षधरता तय करता है कि वो किसके साथ खड़ा है। तो कुछ इस तरह की बातें मैं इस संग्रह के बारे में समझ पा रहा हूँ, और बाकी दोबारा तिबारा पढ़ने पर जो दूसरी चीजें बनेंगी उनको लिखित रूप में मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। यहाँ मैं अपनी यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारी अगली वक्ता सुप्रसिद्ध कवित्री मोनिका जी हैं। आपकी कुछ प्रमुख कविता संग्रह है, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्लुप, अभी बसंत को तुम्हारी जरूरत है, तू धान और खुरदरी। अरे नहीं, ऐसा नहीं, पहले मुझे बोलना था, भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, भूल गई आप। देखो आप, नहीं ये जगह उन्हीं को मिलनी चाहिए। अरे समाहार आपसे होगा। समाहार क्यों? मंडोई जी बोलना चाहते हैं।
चालाकी तो नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं हो सका यार मैं। हाँ और नहीं के बीच में मुझे कोई चालाकी नहीं आता। हमारे अगले वक्ता सुप्रसिद्ध कवि वीरेंद्र मंडलोई जी हैं। आपके कुछ प्रमुख कविता संग्रह हैं। एक बहुत कोमल तान, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अदेखा, समालोचना, लिखे में दुख आदि। आपने चेखव की कथा पर फिल्म एवं प्रख्यात कथाकार ज्ञानंजन से वृत्त चित्र का निर्देशन किया है। घर घर घूमा कविता संग्रह पर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के रामविलास शर्मा सम्मान से पुरस्कृत हैं। रात बिरात कविता संग्रह मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन में वागेश्वरी पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश कला परिषद के रजा सम्मान से सम्मानित हैं। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपको यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ। जो डूबते हैं जानते हैं वही उस जमीन का पता जिसमें छुपा है आनंद जीवन का। लीलाधर मंडल। नमस्कार अनामिका जी, मदन जी, भाई जितेंद्र दुबे जी, भावना कुमार मंगलम और मित्रों। दरअसल मैंने जिस तरह की एक सोच बनाई थी उसकी एक आधार भूमि दुबे जी ने रख दी है। हम सभी जानते हैं कि जितेंद्र के 7 कविता संग्रह हैं, एक संचयन है कवि ने कहा। उनका बिल्कुल आलोचना लेखन भी है, संपादन का कार्य भी खूब किया है। वे हमारे समय के एक सक्रिय लेखक हैं। अपनी हर किताब से आगे कुछ कुछ विकास पथ पर अग्रसर होते हुए। और यहाँ एक खास डिपोर्चर पॉइंट ये है कि पिछले संग्रहों की तुलना में वे यहाँ ज्यादा पॉलिटिकल हुए। और पॉलिटिकल होना खास तौर पर जिस ब्रॉडर सेंस में वो लेफ्ट को ओन करते हैं वहाँ से वो बात आती है, वो एक ठोस बात उभरती है। लेकिन हमें उन बाकी संग्रहों को भी ध्यान में रखकर कोई बात कहनी चाहिए। तो उनके संग्रहों को पढ़ते हुए मुझे एक शेर याद आता है। इसमें एक शब्द आता है रगे गुल, यानी कि फूल की नस या धमनी, जो भी कुछ कह सकते हैं। और ये मतलब उनके व्यक्तित्व को भी इस संग्रह के साथ स्थापित करता है। था इतना सख्त जान कि तलवार बेअसर। जब आप पॉलिटिकल होते हैं तो लगभग ऐसे होते हैं। था इतना सख्त जान की तलवार बेअसर, था इतना नर्म दिल कि रगे गुल से कट गया। तो सूरज का अंगूठा, ये जो संग्रह है हमारे सामने है, और मैं कोशिश ये करूंगा कि उनकी जो जमीन है, उनका जो उत्स है, जहाँ से उनकी कविता के विविध आयाम खुलते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूँ। क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में तो हमारे युवा आलोचक मित्र ने कह दिया और एक अच्छी जमीन भी खड़ी करती है। उनकी कुछ पंक्तियां हैं जिनके बारे में जो लोग उन्होंने सुनाया भी, पर मैं किसी खास संदर्भ में उनको रिपीट करूंगा। पहले तो फिराक साहब जो इस किताब में आते हैं वो किस तरह से आते हैं कि घर लौट कर यूं ही पढ़ने लगा फिराक गोरखपुरी को, जिन्होंने कभी किसी प्रसंग में कहा था। क्या कहा था कि फिराक एक नई सूरत निकल तो सकती है, फिराक एक नई सूरत निकल तो सकती है, बकौल उस आंख के दुनिया बदल तो सकती है। और मुझे लगा उस आंख को ढूंढने के लिए बस जरा सी गर्दन झुकानी थी। एक शेर याद आता है, उसकी एक पंक्ति याद आती है जो इससे मिलती जुलती है कि जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार। यहाँ पर कुछ चीजों पर आपको गौर करना चाहिए। एक तो नई सूरत, उस आंख के दुनिया बदल तो सकती है, और गर्दन झुकाना। अब इसमें जो एक तरह की बहुत निजी किस्म की रूहानी कशिश है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि उनकी जो ज़मीन है, जिसके उत्स के बारे में मैं कह रहा था, जो हम उनके पुराने संग्रहों में जो लोग की ज़िंदगी से
और वहाँ की ताकत से वाबस्ता थे। तो वो एक जो एक्सटेंशन पॉइंट है वो दो जगह दिखाई देता है इस संग्रह में। एक तो आप पाएंगे कि यहाँ प्रेम और करुणा की जुगलबंदी है। यही है जितेंद्र की कविता के बीच का। अगर प्रेम और करुणा ना हो तो फिर जरा दिक्कत होती है। और जब वो गर्दन झुकाते हैं तो उनका निजी प्रेम क्रमशः समाज से विश्व की करुणा में भीग जाता है। वे समाज और विश्व के दुखों में इसी रास्ते अपनी कविता पर आगे जाते हैं। बकौल गालिब भी उन्होंने कहा था, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे कवि एक साथ आ रहे हैं, कबीर आ रहे हैं, इसके अलावा शमशेर आ रहे हैं, जैसा भी हम लोगों ने कहा था फिराक है, गालिब है, रविदास है। तो ये एक तरह की परंपरा का वो जिसको कहना चाहिए उसको जेल भी कर रहा है कि मेरी ज़मीन कहाँ है। चाहे कबीर के ढाई आखिर की बात हो तो यहाँ निर्गुण प्रेम भी है और सगुण प्रेम भी है। तो गालिब की पंक्तियों को याद करते हुए कहते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये वही ज़मीन है, इसमें दोनों चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जितेंद्र की ये कविताएं दुनिया जहान के दुखों में शिरकत करने का एक विश्वसनीय नाम है। उनके ऑब्जेक्ट में बहुत सारे किरदार आते हैं, जैसा दुबे जी ने बताया, बहुत सारी जगहें भी आती हैं और बहुत सारे नए शब्द आते हैं। तो इस तरह से वो हमारी शब्द संपदा में एक तरह का इजाफा भी करते हैं। बताया गया राम दुलारी है, माँ है, पिता है, पत्नी है, बहन है, जगप्रवेश है, वृद्धि चंद्र है, विशंबर है, संजना है, कबाड़ी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, शोधार्थी हैं। और शोधार्थी के ऊपर तो एक कविता भी है, बड़ी दिलचस्प सी कविता है, उसको पढ़नी चाहिए और कम से कम उनके विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए। और बहुत सारी जगह हैं, जैसे तमकुटी कोठी है, बेगमपुरा है, इलाहाबाद है, गढ़कुंडार है, जौनपुर है, अयोध्या है, उज्जैन है, दिल्ली है, हरिद्वार है, वृंदावन है, गोरखपुर है। मतलब उनकी कविताओं का एक बड़ा भूगोल है, जो लोक और नागर दोनों ही तरह के समाजों को देखते हुए उनमें ट्रेवल आउट करते हैं। और वो इन डेप्थ ट्रेवलिंग कुछ इस तरह की है जिसमें आप ये देख पाते हैं कि एक कवि का संसार कितना विस्तृत होता जा रहा है। मोटे तौर पर आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो लोक की कविताएं हैं और नगर की कविताएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सामाजिक कविताएं भी हैं, भौगोलिक कविताएं भी हैं, राजनीतिक कविताएं भी हैं और यहाँ तक कि अर्थ विषयक कविताएं भी हैं। तो ये, और इसका कारण ये है कि अगर आप प्रेम में हैं और करुणा में हैं, तो प्रेम और करुणा से होते हुए एक चीज और भी होती है कि जिन सत्ताओं से आप ना इत्तेफाकी रखते हैं, जैसे आप नाराज होते हैं, जहां आप कुछ बदलना चाहते हैं, तब वहां आप इस तरह के पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स में जाते हैं। और उस पॉलिटिकल सब्जेक्ट में सिर्फ किसी पार्टी विशेष की राजनीति का मामला नहीं होता है। और दिलचस्प ये है कि अगर आप देखें तो उनकी पूर्ण नहीं अधूरी इच्छाओं के रास्ते सारी चीजें निकलती हैं और अधूरी इच्छाओं से ही, एक अधूरे मानचित्र से ही एक पूरा मानचित्र बनता है। इसीलिए जितेंद्र इन चीजों को कहते हैं कि वो मंजिल की सहचर है या उसे मंजिल की सहचर तकसीम करते हैं। वे स्मृतियों के घाट से पूर्वजों तक जाते हैं। उनकी स्मृतियों की एक रेंज वहां भी देखना चाहिए जब वो यरूशलेम, मक्का, मदीना और दुनिया के अन्य देशों का सफर भी करते हैं। मूलतः जितेंद्र एक स्वप्नजीवी कवि है। प्रकृति के हमसफर इसलिए भी हैं वो। और आप वहां पर बेतवा को भी देखते हैं, शिरीष और हरसिंगार को भी देखते हैं। और इस देखने में है क्या? कोई आदमी इतनी आत्मीयता से लगभग हम सफर हम बगल होता हुआ इन चीजों को कैसे देख पाता है? और फिर कहना चाहूंगा कि उनकी ये जो पहुंच है इसमें भी प्रेम है और वो जहां भी जाते हैं प्रेम और करुणा के रास्ते ही जाते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। पॉलिटिकल उदाहरण तो बहुत सारे दे दिए गए हैं, लेकिन
मुझे लगता है उस जमीन में जाना चाहिए जहाँ से सारी चीज़ों का विस्तार हुआ है। एक दिन मिलोगे तुम, जरूर मिलोगे, तुम्हारे बिना होना बिना पुतलियों के आँख होना है। ये जानती हूँ कि प्रिय का जाना प्रिय को खोना नहीं होता। ये जानता ही हूँ कि प्रिय का जाना प्रिय को खोना नहीं होता। मिलने से घटती है दूरियां, आने जाने से बढ़ता है प्यार, शर्माने से बचती है भावनाएं, चलने से बनती है राह। तो ये रास्ता बहुत प्रच्छन्न रास्ता है। दुनिया के सबसे हसीन सपने हमेशा देखे जाते हैं अंधेरे में। प्रेम का रंग अकेले किसी एक रंग का नहीं होता, इसलिए वो बेटियों तक भी जाते हैं, पत्नी तक भी जाते हैं, प्रेमिका तक भी जाते हैं, और दुनिया के उन किरदारों की तरफ या उन जगहों की तरफ जिनका जिक्र मैंने किया। इसके अलावा हम सभी जानते हैं, जिसका कि मैंने जिक्र किया, कि ये अगर प्रेम नहीं होता तो ना ये इतने नरम दिल होते, ना इतने सख्त जान होते। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रेम में कि देखिए, या तो मुझे बहुत प्रेम आ रहा है या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जिसको गुस्सा आप करते हैं उसको प्रेम करते हैं, इसलिए गुस्सा आता है और वो बहुत तेज आता है। जितेंद्र की कविता में भी एक जगह वो कहते हैं कि इन सारी चीजों के बावजूद इसमें मेरा गुस्सा भी है, तेज गुस्सा भी है, क्रोध भी है, एक तरह की नफरत भी है, पर मैं घृणा नहीं करता। ये एक जो पंक्ति आती है, ये मतलब बिल्कुल एक कवि के लगातार उदार होते जाने का ये परिचायक होती है। प्रकारांतर से ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं प्रेम करता हूँ, ये जरूर है कि मेरे भीतर गुस्सा आ रहा है या मेरे भीतर नफरत जन्म ले रही है, लेकिन मैं घृणा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि चीजें बदलें, वो बदले या ना बदले वो एक अलग बात है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। और इसलिए उनकी एक बहुत अद्भुत पंक्ति है, इसमें सारा सार संक्षेप है। वो पंक्ति ये है कि और एक मन है, और एक मन है सुंदरता का सनातन प्रेमी। तो ये जो सुंदरता का सनातन प्रेमी होना है, ये सुंदरता आप अपने दुश्मन में भी देख सकते हैं। जैसे ज्ञानरंजन कहते हैं कि मेरी तमाम राइटिंग में जो क्रोध है वो एक धातु की तरह आता है, और क्रोध ना हो तो मैं प्रेम के बारे में भी नहीं लिख सकता। तो कहीं इस स्तर पर जाके हम लोग अमूमन बहुत भेद नहीं करते इन चीजों का। हम लोग कहते हैं कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है, या कहते हैं ये आदमी बहुत खराब है, ये आदमी प्रेम करता है या ये आदमी ऐसा है। तो ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है जितेंद्र सुंदरता के सनातन प्रेमी है। वे दुनिया को हमारे लिए कुछ और मुक्ति बोध की तरह सुंदर बनाना, ये बचाना चाहते हैं। अंत में कुछ पंक्तियां और सुना देता हूँ। धरती पर मनुष्य बचे ना बचे, धरती पर मनुष्य बचे ना बचे, प्रकृति बचाती रहेगी पृथ्वी को निस्वप्न होने से। दूसरा उदाहरण है कि कवि हूं, नापता हूं एक जग में ब्रह्मांड, और बुद्ध तो बैठे ही मेरे भीतर। बुद्ध बार बार आते हैं उनकी कविताओं में, और भीतर और पुराने व नए कबीर भी हैं और शमशेर भी हैं। जमीन कुछ शमशेर की ज्यादा लगती है। जितेंद्र के साथ परंपरा के ये कवि रचते हैं प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र, तो एक प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र जितेंद्र भी अपनी तरह से रच रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ निर्गुण प्रेम के कवि नहीं है, तो सगुण प्रेम के कवि भी है। शुक्रिया। धन्यवाद सर। हमारे अगले वक्ता प्रख्यात कवि मदन कश्यप जी हैं। आपके कविता संग्रह हैं लेकिन उदास है पृथ्वी, नींद रोशनी में, कुरुज, दूर तक चुप्पी और पर सोखा है इंद्रधनुष। हमारे अगले वक्ता अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं, कछुआ बनकर भी तो जिया, सिमटा रहा कल्पनाओं और विभ्रमों की खोल में, बेहतर दुनिया के लिए रचने और लड़ने के नाम पर, बेहतर दुनिया को टुकुर टुकुर देखता रहा चुपचाप, तभी तो 60 पूर्ति के दिन याद आए मुक्ति भोग।
जो 60 तक नहीं जी सके थे, पर सवाल पूछ लिया था, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। धन्यवाद मंगलोई जी, आदरणीय मंगलोई जी, हमारे युवा आलोचक जगन्नाथ जी और आज के हमारे केंद्रीय व्यक्तित्व जितेंद्र जी और बच्चों, मैं दो पक्ष जो आए हैं इन पक्षों को लेकर थोड़ी अलग तरह से कुछ बातें करूँगा। ये किसी भी कवि पर विचार करते हुए वो दोनों पक्षों को तो देखना ही होता है, लेकिन सबसे पहले मैं इनको बधाई इसमें संग्रह की दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि एक नया संग्रह तो हर बार आता है तो नया संग्रह ही होता है और उसकी एक औपचारिक बधाई की जा सकती है, लेकिन यह संग्रह सचमुच कई मायने में नया है, अलग है और भाषा के स्तर पर भी, भाषा के मुहावरों के स्तर पर ऐसा नहीं है कि पुराना सब कुछ छूट गया है तो फिर तो वो कुछ नहीं होता है, पुराना सब कुछ खत्म हो जाए तो जो नया बनता है वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन उसको लेकर उन चीज़ों को समेटते हुए भी कैसे नया और अलग बनाया जाए। तो पिछले संग्रह में भी लिखा, लंबे दिनों के बाद संग्रह आया है, मतलब मूल संग्रह की बात कर रहा हूँ, संचयनों को छोड़ दीजिए तो कायांतरण के बाद का ही ऐसा यही संग्रह 8 साल यही संग्रह होगा, इससे बेटियों के बारे में हो या कवि ने कहा है या फिर अभी भी उजास हो गया, तो ये सब संचयन ही है। तो उसमें भी कुछ नया और अलग था, लेकिन इन संग्रह तक आते वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि समय जो बदला और समय में जो बदलाव है, इस बदलाव की शुरुआत तो उसी समय से हुई जब उसकी पीढ़ी आई थी, लेकिन उसका जो ज़्यादा विकृत द्रुप और जटिल और कुटिल रूप की कहीं सामने आया, उससे जो नई चुनौतियाँ बनी उससे टकराती है। पीछे में विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि जगन्नाथ बोल चुके हैं और वो ऐसा विषय है जिस पर मैं कई बार खुद लिख भी चुका हूँ। 90 के बाद की कविता और 90 के बाद की कविता का कोई ईश्वर नहीं होता, मतलब ग्रैंड नरेशन टूटा है इसके कारण, इसी अर्थ में होता हूँ। और उसके बाद कई बार जो सबसे अंतिम सबसे जो ताज़ा है वो आजकल में है, लेकिन उसमें इतनी गलतियाँ हैं कि शर्मनाक है, वो इतना प्रूफ की ऐसी गलतियाँ हैं कई जगह। जहाँ हमने सदी लिखा था नई सदी, वहाँ नई पीढ़ी हो गया, आप सोचिए क्या उसका होगा। तो ऐसा खैर ये तो अलग। तो उस समय भी एक बड़ी चुनौती थी, बड़ी चुनौती ये थी कि ये प्रश्न नहीं है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये प्रश्न नहीं है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, सबसे प्रश्न ये जटिल था कि उसके बाद जो हमारा समाज है वो क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। सोवियत संघ चला जाए, वो संकट समाजवाद का संकट ही नहीं था, वो राष्ट्रवाद का संकट, एक राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ टूटा था उसको, लेकिन ऐसा बताया गया जैसे वो समाजवाद का संकट। मैंने उस समय लिखा भी था जो मेरी किताब थी राष्ट्रवाद का संकट। तो मूल संकट तो था कि सोवियत संघ जो एक राष्ट्र था जो कई देशों में बदल गया, तो संकट राष्ट्रवाद का रूप हुआ, उसका बदल जाना। अगर वो ऐसा नहीं था तो सिर्फ आप उसे समाजवाद का मानते हैं तो ठीक है, तो पूंजीवादी व्यवस्था बन जाती और फिर सोवियत संघ रहता पूंजीवादी व्यवस्था में, तो ऐसा नहीं रह पाया। खैर वो अलग विषय। दूसरा है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये चुनौती सबसे पहले जितेंद्र श्रीवास्तव और उस पीढ़ी के कवि जो 90-92 के बाद आए, 91-92 के बाद आए, उनके सामने थी। क्योंकि उसके पहले क्या था कि एक फॉर्मेट बन गया विचार का, और वो खतरनाक होता है। विचार चाहे जितने अच्छे हो, लेकिन जब वो विचार एक खास तरह से रूपबद्ध हो जाते हैं तो फिर उनकी भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। और इस सीमा की शुरुआत ही उस विचारधारा के साथ होती, क्योंकि जिसके विरुद्ध आया 8वें दशक की कविता का मतलब वो 70 या 71 से शुरू होने वाली कविता नहीं है, वो 75 या उसके बाद शुरू होने वाली है। क्योंकि 70-71 के बीच जो युवा आक्रोश की कविता थी वो है तो 8वें दशक में हुआ, लेकिन ये सारी कविता उसके विरुद्ध आई, तो एक खास फॉर्मेट को लेके आई थी। और उसका जो 9वें दशक में जो हुआ, इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे विस्तार में, क्योंकि वो एक अलग से विषय हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ जब टूटा था, तो नया कवि जब आ रहा था, तो उसके सामने सबसे ज़्यादा संकट विचार को किस रूप में ग्रहण करें। और अगर इसलिए आप देखेंगे कि
एक उस पीढ़ी में और उसके बाद उस पीढ़ी से लेकर अब तक की टेक्नोलॉजी कई बार एक राजनीतिक उदासीनता दिखाई देती है, और राजनीतिक उदासीनता हमेशा ही राजनीतिक नासमझी होती है, और वो भयंकर किस्म की राजनीतिक नासमझी भी होती है। लेकिन उसमें कुछ जो ऐसे जिन्होंने विचार को नए ढंग से बचा, क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है लोग, विचार हो, ज्ञान परंपरा हो, संस्कृति हो, सबको जनता ही अंततः बचाती है। इसमें विश्वास होना चाहिए सबका, इसके बगैर नहीं होता। तो लोग ज्ञान का भी स्रोत है, विचारधारा का भी स्रोत है अपनी तरह से। तो उस समय जितेंद्र श्रीवास्तव ने जो लोग को अपनाया, उसके माध्यम से समय का और समय की विचारधारा, उसकी ताकत भी सामने आई। 2-3 ऐसे कवि थे जो लोग को ले रहे थे, 5-6 ऐसे उल्लेखनीय कवि हैं उस पीढ़ी में। अब वो पीढ़ी पर बहस नहीं हो रही तो सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लोग को लेकर, लेकिन लोग दुधारी तलवार भी है, लोग की धारा दोनों तरफ से चलती है, लोग से आप काट सकते, कट नहीं सकते। यह जो उसके प्रति एक सचेतन भाव लोग के प्रति था, लोग के भीतर के प्रतिरोध को पकड़ना, लोग की सृजनात्मकता को समझना और लोग की विकृतियों और विडंबनाओं को भी समझना, उस पर चोट करना, ये शुरू से इनकी कविताओं में थी। और उसी का एक विकसित और अलग रूप इस संग्रह में आता है। जितेंद्र श्रीवास्तव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ज्ञान को कविता से कविता नहीं बनाते, जानकारियों से कविता नहीं बनाते, घटनाओं से कविता नहीं बनाते। इन सबसे तब बनाते हैं जब उसे अपने जीवन अनुभव में शामिल करते हैं। जीवन अनुभव में कोई भी घटना हो, कोई भी जानकारी हो, उसे जीवन अनुभव में शामिल किए बगैर, और इसलिए वो ज्यादा विश्वसनीय है। तो ये इस संग्रह में क्या हुआ है कि जीवन अनुभव का विस्तार वो स्वाभाविक रूप से भी हुआ है। अब वो गोरखपुर के जितेंद्र नहीं है, अब आगे निकल चुका है, गोरखपुर से यहाँ तक के है। तो अब जो नए जीवन अनुभव इनके आते गए उसे भी उन्होंने शामिल किया है, लेकिन उस भूमि को भी बचाया है। तो इस दृष्टि से आप देखिए कि अब वो, मुझे लगता है कि ये क्या है, तनकोई कोठी, तो ये तनकोई कोठी तो इन्होंने देखी होगी अपने युवा दिनों में, उस समय की स्मृति नहीं आ रही है, चीजें आ रही, लेकिन पहले तो नहीं लिखी थी, अब क्यों लिखी? इस पर अगर ये तो इनका वह अनुभव भी था जो वो कायंतरन या उसके पहले के संग्रह, इन दोनों हालचाल या सुंदर सुंदर साचा के पहले के समय में भी ये अनुभव रहा, लेकिन ये वो अनुभव अब कविता में कैसे उस समय क्यों नहीं? इस प्रक्रिया को अगर हम समझे तो इनके पूरे विकास की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। उसमें होता क्या है कि अनुभव का विस्तार बहुत जरूरी है, लेकिन अनुभव का चयन भी समय के साथ। अनुभव उचित कविता, अगर अनुभव विहीन कविता जो है उसको तो क्यों कविता है मैं नहीं जानता, उसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन जो कविता जीवन अनुभव से लिखी हुई कविता है उसमें भी कवि अनुभव और चयन का वह विवेक उसकी विचारधारा तय करती है, और वो विचारधारा समय के साथ। तो जो बदलते हुए समय के यथार्थ में पुराने जीवन अनुभव भी नया अर्थ पा रहे हैं। पुराने आंदोलन और उन आंदोलनों की विफलता और तमाम चीजों से जो नया अर्थ मिला है, इसको पकड़ने की प्रक्रिया इस संग्रह की कविताओं में बहुतायत है, बहुत और महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारी चीजें है, अब चूंकि लगातार शहर में रह गए हैं तो अब जाते हैं गांव तो यह विडंबना भी दिखाई देती है कि खेत के मालिक है वो खेती पहचानने की इनकार। तो ये सिर्फ एक खेल नहीं है, जैसे बहुत सारी इनके बारे में नहीं कहा होगा, लेकिन राज की ऐसी बहुत महत्वपूर्ण कविता है जिसको लोग खेल समझ नहीं समझ पाने के कारण कि संवेदना के उस स्तर पर है क्या कि शहरी समीक्षा, जब शहरी पर पलकर शहरी जीवन की संवेदना उस स्तर तक जब नहीं पाती है तो लोगों को उसमें कुछ मतलब लोग का खेल कुछ रूप पर दिखता है, तो वो ऐसा है नहीं। एक बड़ी चुनौती है ग्रामीण यथार्थ में जाकर, और एक ऐसा नहीं है कि खेत ही करने लगे हैं, वो कई लोग भी पैदा होने लगे हैं वहाँ पर जो उस पहचान पर किसी न किसी रूप में दावा कर सकते हैं। और चूंकि गांव से उसी तरह का मेरा भी रिश्ता रहा है, उसी तरह से भागा भी हूँ, तो किस तरह से वो जमीन हमें पहचानती है कि नहीं ये तो कवि का भाव है, तो सच्ची बात है कि जमीन को और लोग पहचानने लगे हैं अपनी जमीन के रूप में। तो एक संकट वो भी आया है गांव का। तो इन तमाम संकटों के बीच से जो नया था
इस संग्रह में जो प्रतिरोध के नए स्वर हैं और राजनीतिक चेतना है, इसकी चर्चा थी लोगों ने करती, लेकिन इस स्वर में जो शहरी जीवन आया है वो भी बिल्कुल अलग तरह का जीवन है। मैं उसे कविता की भाषा में कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ये शहर का लोक है। कविता की भाषा की तो इसे परिभाषित करने में फिर दूसरे शब्द आने लगे, तो शहर का तब हमें सबाल्टर्न जैसा शब्द लाना पड़ेगा कि शहर का जो जीवन है और इसका जो सबाल्टर्न जीवन है, इसकी जो चीजें उसको देखने की एक दृष्टि इनकी कविताओं में, जैसे 10 साल का बच्चा जिसकी चप्पल टूट गई है वो खड़ा है, मैं कविताएं में उद्धृत कर रहा हूँ, मैं इधर नोट किया है, इधर तो है, इधर कुछ नोट नहीं किया है उस तरह से, तो जरूरत नहीं है उसकी, मैं समझता हूँ, या हो तो फिर इससे पढ़ लेंगे। तो एक अब जुलूस में आप जा रहे हैं और प्रोफेसर साहब तो जूता वूता पहने हुए बढ़िया थे, इनको कहाँ धरती अच्छा जिसकी चप्पल टूट जाती है तो वो घास खोजता है कि हम लाइन पंक्तिबद्ध रहने से ज्यादा जरूरी है कि मैं थोड़ा वहां खड़ा हो जहाँ दूर हो, जहाँ अपने पाँव को बचा सकूं। तो उस बच्चे के उस कदम तक जाना शहर के जुलूस में, शहर की तमाम लड़ाइयों और छोटे छोटे साधारण आदमी की आने की उस तक जाने की जो कविताएं हैं, तो ये काव्यात्मक भाषा में ये शहर का लोक है। जितेंद्र गांव के लोग से आए हैं और इस शहर के लोग को भी समझते हैं। तकनीकी रूप से आप शहर का सबाल्टर्न जीवन कह सकते हैं जो है, जिसको ये देखते हैं अपनी तरह से है। ये बहुत कम मिलता है, बहुत कम है, बहुत बस बिल्कुल इक्के दुक्के 2-3 विश्व खरे की प्रारंभिक संग्रह सबकी आवाज के पर्दे में उतरते हैं, वही उनकी पूंजी रही, जिसके कारण हम लोग बाद के दिनों तक उनकी तमाम चीजों को बर्दाश्त करते हुए बेहतर कवि, उनमें थोड़ा वो शहर जीवन का वो था, लेकिन वो वही इतनी दूर तक नहीं था। बच्चों का कुछ चीजें थी, अब खैर तुलनात्मक बहस नहीं हो रही है इसलिए इस पर नहीं बात करूँगा। यहाँ पर तो वो एक जीवन है जो एक नया आया, और एक चीज और है, बहुत सारे जटिल प्रसंगों को बहुत सरल और सहज भाषा में कहना, जटिलता को जो लोग कविता का गुण मानते हैं उसे मैं बहुत विनम्रता से असहमत हूँ। जटिलता समय की जरूरत हो सकती है, कविता की चुनौती तो यही है कि वो जटिल से जटिल प्रसंग को सरल भाषा में कह सकते हैं, और जब जटिलता को जटिलता के साथ कोई कवि रखता है तो कविता की असफलता है। और दिक्कत ये हुई कि हिंदी के जगन्नाथ जैसे आलोचकों ने इस असफलता को ही महान, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ कवियों को भ्रम, एक हमारा कभी बात करता है मैं ही जटिल सबसे ज्यादा लिखता हूँ इसलिए पढ़ूँ, और हालत है कि उसकी कोई एक किताब ही नहीं बिकी तो दूसरी परेशानियां पैदा होगी। तो जटिलता को महिमा मंडित करने का काम हिंदी आलोचना ने की, जिससे दो तरह के खतरे हमारे सामने आए, या तो जटिलता को जटिलता के साथ रख दिया गया, या सरलता के नाम पर जटिल अनुभवों का सरलीकरण कर दिया गया। ये दोनों ही खतरनाक। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत जटिल अनुभव हुए, और वो पूरी कथा जो है इसकी तमकुही कोठी की वो एक जटिल कथा भी है, लेकिन बहुत सरल और सहज ढंग से उसको रखना। जटिल अनुभवों को की सहज अभिव्यक्ति सबसे बड़ी चुनौती होती है, और वहाँ जब कवि सफल होता है तो कवि होता है। तो उस तरह से कई कविताएं इसमें है, तो आप देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगा। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, और मनोज ने दोनों बातें कही, खाली उसको रिलेट कर देना चाहिए। घृणा कहा कि मैं घृणा तक नहीं जाना चाहता, और बुद्ध की बार बार चर्चा। तो भारत की दो परंपरा है, एक पूरा ब्राह्मण परंपरा है जो घृणा पर आधारित ही है। मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा धर्म है नफरत। वो कभी नहीं कहता कि ये करो, हमेशा कहता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, उसका छुआ पानी नहीं पीना, उसकी काउंटिंग ज्यादा है, किसका छुआ पीना है, ये नहीं दिखाई, इसका छुआ पानी नहीं पीना है, उससे बात नहीं करनी है। मतलब एक पूरा घृणा का पर आधारित चित्र परंपरा है, और एक बुद्ध की परंपरा है जिसमें घृणा नहीं, उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज त्याज्य नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ चुपचाप त्यागा है, वहाँ भी उससे भी घृणा नहीं करते। और उसका एक बहुत ही विकृत रूप अब हमारे समय में दिखाई देता है, चरित्र हनन का। जब आंदोलनों का, जब खास करके स्त्रियों का चरित्र हनन जब बुद्ध का किया गया तो वो तो बहुत कोशिश थी, लेकिन स्त्रियों का आसान होता है। तो
आज भी देखिए कोई स्त्री अगर आंदोलन करे तो 500 रुपये में कर रही होगी, या ये कर रहा होगा या वो कर, तो एक पूरा का पूरा चरित्र हनन और घृणा का जो विस्तार है हमारे समाज में, उसको कभी चुनौती देता है। अन्य कविताओं के माध्यम से, बुद्ध के प्रसंग के माध्यम से और कई अन्य कविताओं में, और कभी सीधे करके भी घृणा से बचना चाहते हैं। ऐसे समय में जबकि सबसे ज्यादा घृणा फैलाया जा रहा है हमारे समाज में, जब एक कवि इस चुनौती को रखता है तो हो सकता है वो समाज के सारे प्रसंग नहीं हो, लेकिन तब पाठक के सामने वो सारे प्रसंग आएंगे कि कहाँ कहाँ नफरत फैलाने का काम किस किस तरह से किया जा रहा है। तो इस तरह से कविता अपने कुछ संकेतों में हमारे समय के कठिन से कठिन जो प्रश्न है, हमारे समय की जो दुश्चिंताएं, हमारे समय का जो एक कहिए कि बहुत ही शब्दों से बचने क्योंकि जो शब्द है इन लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि और बहुत सारा मेरा भाषण भी बहुत पॉलिटिकल होना चाहिए, तो वो ये एक संकट आया है। इस समय चल क्या रहा है कि झूठ पर सारी चीजों को चला, जैसे पोस्ट ट्रुथ की बात करा, पोस्ट ट्रुथ तो बड़ा यूरोपियन शब्द ही है और बहुत ज्यादा उसका भारतीय, बल्कि मैं उससे अलग शब्द सोचता हूँ अल्टर ट्रुथ। जैसे वो कुर्ते का अल्टर करते हैं, वो होता है ना कि कुर्ते को भी काटते हैं, उस तरह से सत्य को भी काटते हैं। कुर्ते को काटकर अपने साइज में बनाने की तरह सत्य को काटकर अपने अनुरूप बना लेने का जो एक प्रवृत्ति चली है, इसमें कितना चरित्र हनन होता है, कितने कितना कुछ है, कहने की बात नहीं। और एक कविता बहुत संकेत में कई जगह छोटे छोटे संकेतों में ये बात कहती है। मैं गरज में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखिए, आप कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें सारे इसमें मिलेंगे। तो इस दृष्टि से तीसरी चीज है कि भाषा भी बदली है। लोग की भूमि रहते हुए के इस संग्रह में इस समय के विमर्शों के अनुरूप नई भाषा है, और नई भाषा में कोई जटिलता नहीं है, सहज सरल भाषा है। क्योंकि हमारे समय की यही बड़ी चुनौती भी है। छायावाद और उत्तर छायावाद तक तो एक विशेषता थी कि कई बार बहुत साधारण बातें भी करनी हो तो असाधारण भाषा में कह दो, कुछ संस्कृत में छंद बनाइए आप इतना कि बात तो फिर कुछ नहीं है। कई बार कविता को जब हम उसको व्याख्या करते हैं तो बात नहीं है, लेकिन कहने का जो ढंग है, जो ध्वनि है, छंद है, तो हमारी कविता में, आज की कविता में, जितनी कविता में वो तो है। तो यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है कि हम जो कठिन और जटिल प्रसंग है हमारे समाज के, जो हमारी दुश्चिंताएं, उन दुश्चिंताओं को सरल सहज भाषा में ऐसे व्यक्त करें। और इस चुनौती के साथ ये पूरा संग्रह लिखा गया है, क्योंकि तभी एक नई भाषा बनी है, एक नई भाषा इसमें बनी है निश्चित रूप से। तो देखिए कि कुछ चरित्र भी गाँव के यथार्थ को नहीं छोड़ता, वहाँ उसका एक विस्तार है। जैसे राम दुलारी जैसे चरित्र, राम दुलारी जैसे चरित्र का गाँव में आने, गाँव के जीवन उसको लाया जा रहा है। ग्रामीण यथार्थ में जो बदलाव आ रहे हैं, तो ग्रामीण जीवन में अपने मुखर प्रतिरोध में जैसे आ रही है, तो प्रतिरोध क्या है, इतने आदि रहे चुप रहने के लिए हमारा समाज कि वो बोल ही दे अगर, तो वो भी उसमें भी कोई विद्रोह, कुछ क्रांति दिखाई देने लगती है, इतना डरे हुए होगा ना। तो इसमें भाई साहब कैसे हैं, तो इसमें भी डर हो सकता है कि भाई चुपचाप क्यों नहीं निकलना। चुपचाप जैसे रोज जाती थी तो चुपचाप चली जाती ना, आज इसके ये कैसे कर दिया भाई साहब, कैसे, जरूर इसमें कुछ बड़ी घटना। तो मतलब हम इतने आदी हो गए हैं ना, और आगे की स्त्रियों की चुप रह लेंगे कि अगर वो बोलती है तो वो बहुत, लेकिन राम दुलारी से बोलती ही नहीं है, वो बोलती बंद भी कराती है, बोलती बंद कराने की भी कला जानती है। और तब वो एक वही जो यथार्थ बदल रहा है। अब तक तो का जो इतिहास रहा है कि शराबी पतियों से पिटने का इतिहास, अब शराबी पतियों के पीटने का जो नया इतिहास बन रहा है, तो ग्रामीण जीवन में भी, शहर में होता है, उसको भी कविताएं दर्ज करती है। और ऐसे चरित्रों के माध्यम से, ऐसे लोगों के लाने के माध्यम से। और
कई रूप में स्त्री की पहचान का संकट, उसकी रुपए पैसे खाने जीने की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों के न होने के संकट से ज़्यादा बड़ा संकट होता है पहचान का संकट। संजना तिवारी जैसी पूछता है, संजना तिवारी का संकट क्या है? उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी ना कर सकते हैं, पति उनके कमाते ही हैं, नौकरी करते हैं, और बेटी बड़े पदों पर चली गई, लेकिन वो एक पहचान और काम एक स्त्री, और उस तरह के हजारों पुरुष हैं जो उस तरह से पहचान बनाते हैं और काम करते हैं, तो उसकी वो ध्यान नहीं खींचता, लेकिन एक स्त्री इस रूप में भी अपनी पहचान बना रही है, ये महत्वपूर्ण है। और मैं बधाई देता हूँ जितेंद्र जी को कि संजना तिवारी को तो इनसे भी पहले से हम लोग देख रहे हैं उनको आते हुए नहीं पड़ता इन्होंने, तो वो है जिनसे पहले से इसलिए कहा हूँ कि उनकी उम्र में पड़ा हूँ। राधेश्याम तिवारी से मेरा परिचय 1984 से, तो वो दिल्ली नहीं आए थे, न मैं दिल्ली में था, न राधेश्याम दिल्ली में थे, और न जितेंद्र जी दिल्ली में। जब मैंने कविता लिखी तो मैं जानता भी नहीं था कि राधेश्याम तिवारी की पत्नी है। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये कहना हूँ कि जानता तो मैं पहले से था, और उनके काम को एक तरह से मानता भी था, लेकिन लिखा जितेंद्र जी ने तो इसके लिए बधाई, इसीलिए और कह रहा हूँ खास। और ये है कि वो स्त्री पहचान के कितने तरह के संकट हैं और कितने तरह के रूप हैं, और हर तरह के पहचान बनाने की सभी कोशिशों पर कोई न कोई बंदिश है, प्रतिबंध है, उनको कुछ उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है अपनी तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा संकट यही लगता है पुरुषत्व के सामने कि भाई स्त्रियां सब कुछ है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं उसको स्वत्व के सिवाय। एक वो जो शेर है ना तुम्हारे भी भोपाल का क्या भोपाली का है, कौन सा, कि वह भी तेरा दिल भी तेरा सामान महफिल भी तेरा, सागर उसका सागर तेरा साथी तेरा तुम मेरी और बाकी तेरा। मतलब आपके स्वत्व पर मेरा अधिकार रहे तो फिर सब कुछ आपके पास। और स्त्री मुक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष इसी को लेकर है कि हमारा जो स्वत्व है वो हमारा अपना है, बाकी हम ही आपको कुछ दे देंगे, आपको खाना भी बना के खिला देंगे, कुछ आपके लिए हम अलग से कर देंगे, लेकिन स्वत्व करें। तो ये स्वत्व ये जो संकट वाला है, इस पूरे प्रसंग को एक छोटी सी पुस्तक बेचने के माध्यम से, संजना तिवारी के माध्यम से, इस पूरे स्वत्व के संघर्ष को भी वो कविता बताती है अपनी तरफ से। रोटी का संघर्ष नहीं, वजूद का, स्वत्व का, अपनी पहचान का संघर्ष। छोटे प्रसंग, छोटे छोटे चरित्रों के माध्यम से हमारे समय की जो एक बड़ी बहस जिस चीज से शुरू हो सकती है, उस बड़ी बहस को बहस की तरह लेके रखकर, उस प्रसंग को रखकर उसके माध्यम से अपनी तरह से फॉर्मुलेट किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इधर की कविता की एक खास विशेषता भी है, इसको होनी भी चाहिए अगर है तो, और जितेंद्र जी के माध्यम से सब आया है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तो बात नहीं करूँगा, ये सूत्र में इतनी सी बातें करनी थी, कुछ और भी सूत्र हो सकते हैं, तो कभी मौका है तो कर देगा, ठीक है। बहुत बधाई, उन्होंने हमारे समय के बहुत सारे जटिल सवालों को अपनी तरह से फॉर्मुलेट किया, और छोटे से प्रसंग, छोटी सी घटना, छोटे से विचार या छोटे से आइडिया के माध्यम से उस महत्वपूर्ण सवाल को कविता में व्यक्त करने की कोशिश की है। और यह एक कम से कम मैं ये मानता हूँ कि यह इनका एक नया रूप तो है ही, एक अलग रूप तो है ही, एक विशिष्ट रूप तो है ही, जिसकी चर्चा शुरू में की, और इसी चर्चा के साथ इनको बधाई देता हूँ। एक सूचना है, ग्राउंड फ्लोर पर राजकमल प्रकाशन द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है, तो उठा काव्य से उपलब्ध है, तो आप वहाँ देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। हमारी अगली वक्ता सुप्रसिद्ध कवित्री अनामिका जी हैं। आपकी कुछ प्रमुख कविता संग्रह है, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, अब भी वचन को तुम्हारी जरूरत है, धूप धान और खुरदरी हथेलियाँ। आप कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित हैं, जैसे राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, गुरुदेव सम्मान, केदार सम्मान आदि। अब मैं कुछ उन्हीं की पंक्तियों के साथ उनको यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ। सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर पहुँची हूँ,
ऐसी ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। अनामिका जी। हमारे जितेंद्र को सब लोग कितना प्यार करते हैं ये मैं देख रही थी। हमारे समय के दो दृष्टि संपन्न कवि मेरे दोनों तरफ बैठे हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है, और जो मेरे जिनसे बहुत तरह की बातचीत होती रही है लगातार। मेरे सामने अनुवाद हमारे अनन्य कुछ मित्र बैठे हैं, 3 मित्र तो दिखाई दे ही रहे हैं। हमारी नंदिनी साहू हैं, वो बैठी हैं, और आप सब हैं, युवक हैं जो लगातार इनसे कुछ सीखते रहते हैं, और कभी कभी मुझे आके बताते हैं कि क्या सीखा और कैसे इन्होंने नई तरह के स्फुलिंग आप में जागृत किए। तो जो इतना प्यार पाता है वो कैसी कविताएं लिखता होगा। जो मन में इतना प्यार जगा पाता है वो जिस तरह की कविताएं लिखता होगा उसके सूत्र क्या होंगे, यही समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, जितेंद्र जी की पीढ़ी तक आते आते ये बात स्पष्ट हो गई थी, आप सबके सामने स्पष्ट हो गई थी। आपने इतनी क्रांतियां देखी थी, फ्रांसीसी क्रांति से लेके रूसी क्रांति, औद्योगिक बहुत सारी क्रांतियां देखी थी, और आपने ये भी देखा था, आप सब पढ़े लिखे लड़के थे और आपको साहित्य को जीवन समझने का सूत्र चाहिए था आपको साहित्य से। तो आप सब ने ये देखा था कि कोई क्रांति जब अपक्रांति हो जाती है तो क्यों होती है, प्रतिक्रांति क्यों हो जाती है। इतने बड़े आदर्श मूल्य थोड़ी बदलते हैं। मूल्य तो जो क्रांतियां प्रस्तावित करती हैं वो महामूल्य हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। जैसे किसी का संघ का विघटन हो जाए, लेकिन बराबरी एक बड़ा मूल्य है जो कभी नहीं बदलेगा। समानता के अलावा भाईचारा और बहनापा एक इतना बड़ा मूल्य है जिसका कुछ नहीं बिगड़ना। इसके अलावा स्वाधीनता इतना बड़ा मूल्य है जिसका कुछ नहीं बिगड़ना है। ये शरीर में आत्मा की तरह है, शरीर ध्वस्त हो सकता है मगर आत्मा ध्वस्त नहीं होती, अगर हम मान के चलें तो ये मूल्य नहीं ध्वस्त होने वाले, चाहे प्रमेय ध्वस्त होते रहे। इसकी समझ तो आप इस पीढ़ी में आ ही गई थी। अब फिर आत्मविश्लेषण का समय था, धीरज से देखने का समय था। जब ठोकर खा के देखते हैं, गिरते हैं, तो सामने चारों तरफ देखते हैं, गौर से देखते हैं, और उसके बाद गौर से देखता हुआ आदमी कुछ विचित्र स्थिति में होता है। अंधेरा है, मान लीजिए, पूरा रोशनी पूरी आई नहीं है, रोशनी का स्रोत छीन के अंधेरे में का टनल याद कीजिए, सूरज कहीं है भी नहीं भी है, और उस कम प्रकाश में ध्यान से देखना है। आपके मुंह के बल गिर पड़े हैं, कोई प्रयोग है जो विफल हो गया है, बड़ा प्रयोग है, महाप्रमेय का विफल हो, आप गौर से देखना तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि आपको रास्ता आगे भी काटना है, भूलों से भी सीखना है, और आपको जीवन के मूल तत्व भी चाहिए। तो आप आँख सिकोड़ करके, जब बहुत कम रोशनी में देखना होता है और गौर से देखना होता है, तो ऐसे भावें चढ़ जाती, भावें सिकुड़ जाती है, भावें सिकुड़ती है। दूर से देखने पर लगता है आदमी कितना नाखरूस होगा, लेकिन वो इसलिए भावें सिकोड़ के देख रहा है कि वो समझ रहा है, वो दृष्टि को, उसको समझ में, ध्यान से देख के उसको समझना है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। तो उस समय उस तरह के जब भाव से कोड़ के देखने की स्थिति हुई, तो मुझे लगता है 2 तरह की कविताएं लिखी गई। पहली कविताएं भाव से कोड़ के ये देखने की कोशिश करती रही कि ये जो ध्वंस है, ये जो टूटा है, ये जो घटनाएं नए परिदृश्य में दिख रही है, क्रूरताएं नए तरह से सिर उठा रही हैं, तो इसको हम अपनी कविता के फ्रेम में कैसे जड़ें, उसको, उसके जो हमारे राजनीतिक प्रमेय हैं या सिद्धांत हैं, उनकी अनुभूतियों के साथ इन घटनाओं की व्याख्या कैसे करें। तो उस तरह की कविताएं और उनको संदर्भ कैसे दें, इस तरह की कविताएं लिखी गई।
जो प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े ज़्यादातर लोगों ने लिखी, जो बाद में मेडिटेटिव भी हुए थे। उसके बाद एक कुछ कविताएं ऐसी भी उसमें लिखी गई जिसमें जीवन को, प्रकृति को, संबंधों को ऐसे देखा गया जैसे जीवन में पहली बार देखा जा रहा है ना। जैसे घास ही देखी गई तो ऐसे, ये भी कविता लिखने का एक ढंग होता है, आप सब कविता लिखते हैं, आपको पता है। ये घास ऐसे कि देखी गई, अब फूल जो है, उम्र के फूल झड़ने की बात है, वो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे पहली बार। संबंध, बेटी जो आईने के सामने, अलमारी बिकने वाली, कबाड़ी ले जाएगा अलमारी खरीद के, उस किताबें थी उस अलमारी में, अब खाली है। वहाँ एक आईना था, वहाँ पर बेटी ने अपनी माँ, बड़ी हुई बेटी ने माँ के दुपट्टे तरह तरह से लपेट के वो खुद को देख रही है, और वो कबाड़ी के घर जा, इतना बड़ा मतलब रूपक है ये कबाड़ी की ओर जो जा रहा है वो कौन, क्या है जो टूट गया है, वो कौन सा आईना है, उसमें भी स्मृतियाँ हैं। तो जो भी गया या जाने की ओर है वो भी कभी महत्वपूर्ण था, और उसमें भी कुछ था जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो किताबें तो छूट गई, जैसे महाप्रेम में ध्वंस हो गए, लेकिन वो भी तो छूट गए, हमारे पास रहेंगे, उसको कबाड़ी क्या नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि पदार्थ जाता है का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए आप शरीर आत्मा के चक्कर में नहीं भी पढ़ना चाहें, लेकिन फिजिक्स तो समझिए, क्या मेटाफिजिक्स छोड़ दें, फिजिक्स ही याद रखें, तो भी आप मैटर जा सकता है, वो जा सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन एनर्जी कैसे जाएगी, वो जो विचार की ऊर्जा है और मूल्य कैसे जाएंगे। तो कबाड़ी के घर वो नहीं जाता, तो उसमें वो भी एक नए सिरे से, वही आईना था लेकिन नए सिरे से उसके सामने बेटी और तरह तरह के वो उसके वो समझने का ढंग देखा गया। तो जितेंद्र की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने घटनाएं भी गौर से देखी हैं और आंख से कोड़ के देखी हैं, और सड़क की घटनाएं, बस को कहता है कि बहनों की कहते हैं जितेंद्र जी कहते हैं कभी के लिए सूचक नहीं चलता है, कभी को हमेशा एकदम लेकिन फिर भी जितेंद्र, शेक्सपियर कहता है, हम कह सकते हैं, लेकिन जो जीवित है वो तो कहते ही हैं। तो वो कहते हैं कि बस को कहते बहनों की तरह इन्होंने मैं दुख, और वो विफलता की ओर जाने वाले जो रास्ते थे वहाँ सभी बहनों, इतना सुंदर वो सगापन का प्रयोग, सभी बहनों की तरह इस बस में, एक बस जा रही है ऊपर, एक बस आ रही है ऊपर। मैं तो बहुत लगता है कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, पहाड़ पर इन्हीं के पास में एक बार गई थी, तो वहाँ अजीब दृश्य होता है, एक बस ऊपर जा रही है, एक बस नीचे आ रही है, खिड़की से ऊपर जा रहा है वो आदमी और नीचे जा रहा है वो आदमी, दोनों की निगाहें मिलती, तो दो पीढ़ियों की निगाहें इनकी कविताओं में मिलती। एक बस जो ऊपर जा रही है, एक बस जो नीचे आ रही है, संधित व्यक्ति है, गालिब से लेके, जैसा कि इन्होंने कहा, सबसे इनका अंतर्पाठीय संवाद होता ही रहता है। तो वो जो आंखें मिल गई, जाने वाले और आने वाले बस में बैठे व्यक्तियों की आंखें जो आपस में मिली, परंपरा और प्रयोग की जो आंखें मिली, प्रेम की और क्रांति की जो आंखें आपस में मिली, वही पर्सनल और पॉलिटिकल की जो आंखें आपस में मिली, तो क्या हुआ, वो सड़कें जिस पे हम गिरे थे, जहाँ सब तरह का टूट फूट की थी, वहाँ पर सगी बहन होने का एहसास जिसको हम चाहिए, वो बहुत खूबसूरत ऐसा। तो कोई भी आके मेरी समझ में ये आता है इनकी कविताएं पढ़ते हुए कि इन्होंने घटनाएं भी नए फ्रेम में और पुरानी राजनीतिक अनुभूजों के फ्रेम में देखी हैं, और उसके अलावा संबंधों का और प्रकृति का भी नई आँख से ऐसे देखा है, वो उस तरह से कि वो पहली बार जैसे देख रहे हैं। आप जापानियों के यहाँ कभी जाइएगा, एक मैं तो जापान में नहीं गई, मैं कहीं नहीं गई, लेकिन मैंने एक जगह यहाँ देखा है, जापानी एक कोई है परिसर, उसमें कभी कभी वो वहाँ करते हैं, सभा करते हैं, नागासाकी दिवस करते हैं या कुछ करते हैं, तो मैंने देखा कि पत्थर के टुकड़े होते हैं उनके पास,
अच्छी तरह से पत्थर के टुकड़े होते हैं, पानी भी है नीचे, तो ऐसे पत्थर डालिएगा ना पानी में तो लगेगा कि नीचे फूल खिल गया। अब उतने साफ पानी के बीच पत्थर फूल की तरह खिला हुआ गजब लगता है। तो वो लगता है कि जैसे फूल पहली बार देखा पत्थर का फूल। उसी तरह से इनके यहाँ अचानक एक इमेज, एक बिंब ऐसे आता है कि लगता है कि अरे ये तो पहले। तो वो घटनाओं की भी व्याख्या है। जैसे साइकिल ही खो गई, अब उस जहाँ पर सामंत जुटा करते थे वहाँ राजनीति की सभा और राजनीतिक सभा, और एक छोटी खोई हुई साइकिल है, एक कभी कैंची खो गई है। खोने का जो एक बड़ा बिंब टहलता हुआ हर जगह आता है, साइकिल का छूट जाना और उस चरित्र भवन का पूरा चरित्र बदल जाना, एक सेंस ऑफ प्लेस जिसको कहते हैं कि हमारे यहाँ काल बोध जब स्थान बोध से क्षण के हमारे सामने मोमेंट काव्य का प्रकट होता है। तो वो कहते उस तरह से प्रेम, जो प्रेम नहीं सखी, मैं तो कहती हूँ कि पत्नी को आपको लाना चाहिए था प्रीतम जी, इतने ढंग से नहीं, इतना मुझे लगता है कि किसी का धन्यवाद कहना, उपकृत होना, उसका ये उसके पूरे बीइंग से उसकी स्वीकृति व्यक्त करना, ये भी एक नए तरह से चीजों को देखने का ढंग है। तो के अनुभव से, वो चाहे राजनीतिक अनुभव हो या जीवन के अनुभव, उससे इन्होंने क्या सीखा, आपकी पूरी पीढ़ी ने क्या सीखा, या इसका प्रयाण यहाँ से कैसे होता है। इनको मैं क्यों कहती हूँ कि जन्मे नए पुरुष हैं, क्यों कहती हूँ, मैं इसलिए कहती हूँ कि पहली बार इन्होंने इस महसूस किया कि कोई भी क्रांति अपक्रांति हो जाएगी, प्रतिक्रांति हो जाएगी, अगर उसमें आत्मक्रांति के बीज ना हो। अगर हम अपने को ही नहीं बदल पा रहे, अपनी ही जो कांटे हैं पहले भीतर पूर्वग्रहों के कांटे चुभे हैं, अगर हम वही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारे कहने में बात ही कहाँ से पैदा होगी कि कोई और बदल जाएगा। हम तो एक अपने बच्चे जिनको संबोधित करके इन्होंने कविता पूरी लिखी है, जो आपने पढ़ने को कहा, नए योद्धा, आपकी नई पीढ़ी को ही, जहाँ तक मेरी समझ में आता है, आपके रिसर्च स्कॉलर्स को ही उन्होंने संबोधित करके लिखी होगी कि वो एसिड रेन है उनकी कविताओं में, हो सकता है अम्ल की बारिश है, लेकिन वो नहीं हो। तो उनको संबोधित, जो आप उनको कैसे बदलेंगे? अगर आप ही के व्यक्तित्व में ऐसे कांटे होंगे, तो आप बृहत्तर क्रांति की बात आपकी ऑथेंटिक नहीं लगेगी। तो मूल्य तो वही है, लेकिन अपने से, इसीलिए बुद्ध की बात बहुत रेलिवेंट है। ऊना पैक्ट वाली कविता भी बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगी कि अम्बेडकर, अब वो जाने पर अम्बेडकर और गांधी और पूना, वहाँ भी एक विफल संवाद की स्मृति पूना से जुड़ी, जो पूना पैक्ट वाला संवाद हुआ था, उसमें भी विफलता, लेकिन उसके आधार पर अम्बेडकर ने भी खुद को रिवाइज किया और गांधी ने भी खुद को रिवाइज किया, और बुद्ध के आलोक में खुद को दोबारा देखने की जो बात है, और ये मुझे लगता है अभी के दर्शन का सार है। और आप सबको जितेंद्र जी ने अपनी कविताओं से, अपनी बातचीत से, अपने निबंध से यही करना सिखाया, अपने जीवन से। सबसे ज़्यादा तो मनुष्य अपने जीवन से समझता है। अगर कोई बड़ी बड़ी बातें कहें, उसका जीवन ही ऐसा हो कि आपको घटा जाए, तो उसकी बात का कोई असर नहीं होगा। जो पोस्ट ट्रूथ की बात कही थी इन्होंने, वो इसलिए पोस्ट ट्रूथ का ज़माना है, इसको आप ध्यान से, और चाहे ये कहते हैं कि दरअसल अल्टर ट्रूथ की बात है, वो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी अभी भी कर सकते हैं। ये तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से मीडिया चीज़ें दिखाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपका प्रज्ञा पक्ष धूमिल हो गया। आपको पता ही है कि क्या है। 50 ढंग से भी आप ट्रूथ को देखेंगे तो आप सत्य को देखेंगे, तभी भी आपको समझ में आएगा अच्छा ये, लेकिन अंतिम प्रज्ञा जो आपकी आएगी, जो न्याय संबलित प्रज्ञा करुणा से आती है। करुणा का अंतिम जो करुणा फूटती भी न्याय भावना से ही है। ठीक है कि क्षमा भाव उसका बहुत प्रमुख होता है,
लेकिन न्याय जो होता है वो आधारभूत है कि सबको बराबर के अवसर मिले और सबको संसाधन भी बराबर के मिले, तभी तो उसके भीतर जो संभावनाएं सबके भीतर है। लेकिन वो मुकुलित कैसे होंगी? आप सब में बुद्धत्व के बीज हैं, आप सब में संभावनाओं के बीज हैं, लेकिन वो चटकेंगे कैसे? इसको देखने के लिए नफरत तो नहीं है ये, लेकिन कहते अब मुझे जब यहाँ पर ये कहते हैं, मुझे कुंवर नारायण जी की कविता जब मैं शुरू में पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि कोई एजेंडा बना के कैसे नफरत कर सकता है। कविता बहुत अच्छी है, उसमें कहते हैं वो कि जब मैं अंग्रेजों से नफरत करने चला तो मुझे शेक्सपियर याद आ गए, जब मैं मुस्लिमों से नफरत करने चला तो मुझे गाली। लेकिन मैं सोचती थी कि काहे को कोई नफरत बनाएगा, प्लान बनाएगा, ऐसे काहे को करेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा, लेकिन कविता फिर भी बहुत अच्छी। अब ये बेचारे संकल्प लेते कि नहीं करना है, लेकिन जुगुप्सा आखिर मूल भाव तो है ना। आखिर नौ जो रस प्रकृति के विरुद्ध जाने की तो कोई बात हम नहीं सोच सकते, ये बेहतर पर्यावरण शास्त्र का भी नियम है। हमारे भीतर गाज तो है तो निकलेगी, इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारा थूक जो है वो कब तक कहते हैं क्या कहते हैं आप, कि उसका अक्षय भंडार है, अंदर जो अनंत अंदर है वो गजबजाता है, वो एक प्रक्रिया है। न्याय से करुणा की ओर आते हुए बीच में बहुत सारे थेरेप्यूटिक्स रिलीज होते हैं। इसको थेरेपी, जैसे आंसू में से थू द्रव की, तो इन्होंने अपनी आलोचना में भी जीवन द्रव की बात की थी। अगर खून पसीना एक जीवन द्रव है, आंसू दूसरा जीवन द्रव है, तो भाई थूक भी एक तरह का, मतलब हमारे जो 9 रस है उनमें अलग अलग तरह के जीवन द्रव है ही है। अब हम लेकिन जो है, जो प्राकृतिक है उसका निषेध नहीं कर रहे, वो तो भाई होगा ही, लेकिन उसको ट्रांसेंड करना, उसको आगे, उसके आगे जाना, संकल्प करके चले हैं कि नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो जुगुप्साकारी दृश्य हमारे चारों तरफ है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क होके रहना पड़ता है, आंख सिकोड़ के देखना पड़ता है, आंख सिकोड़ कर गौर से देखना पड़ता है, गौर से इसलिए देखना चाहते पड़ता है कि जो सबकी जो सबसे बड़ी बात है, गांधी जी की बात, जो सबसे परेशान हाल आदमी है, जो सबसे परेशान हाल कुंबा है, जो सबसे परेशान हाल स्त्री है या दलित है या मतलब मजदूर है या किसान है, या जो सबसे बूढ़ा आदमी है, कोई भी जिसके नीग्रो है, कोई भी जो परेशान है, उसकी तरफ से देखने का शऊर ही न कविता है। उसको गौर से देखना और उसकी ओर हाथ बढ़ाना, यही तो कविता का काम है। उसके 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 जो आसपास बिंब है उसको अपना बना लेना, उसका जो स्थान है उसको अपना बना लेना, उसके जो चरित्र है, चरित्रों की बात सब में कहीं मैं अलग से बात नहीं करूंगी, लेकिन वैयक्तिक जीवन में भी अचानक पुस्तक मेले में कोई चल रहा है और पुराना दोस्त मिल गया, पुराने दोस्त की भाभी ने जो मजाक किया वो भीतर रह गया। अब उस पुख्तेपन को नए सिरे से एक जीवन दृष्टि की तरह विकसित करना और उसके बाद उसके अपने को देखना, अपना जीवन देखना, अपने आसपास का जीवन देखना, एक बड़ी बात है जो मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देती हूँ। और ये न्याय सम्मिलित करुणा के जो मंत्र इन्होंने साधे हैं, और अपना वो जो मुझे लगता है कि थूक जो आता है, मतलब थूकने के बाद फिर से जो करुणा आती है, क्या आखिर जिसने इसने ऐसा किया होगा, क्राइस्ट वाली बात या बुद्ध वाली बात, तो इसकी भी मनस्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ होंगी जिसके कारण इसका व्यवहार ऐसा हुआ है, तो हमारा संवाद उससे है। केवल विवाद करना तो कभी भी ना कविता का ना किसी समाजशास्त्रीय प्रमेय का उद्देश्य होता है। विवाद के बाद आखिर संवाद ही तो करना है ना, तो उसको उस लायक बनाना। हम अपने जीवन, दैनिक जीवन में भी हमारे कुछ लोग होते हैं जिनसे संवाद असंभव होता है, लगता है कि असंभव है, फिर भी कोशिश तो करनी है। इसी तरह हमारे राजनीतिक जीवन में भी कुछ लोग इतने क्रूर हैं कि लगता ही नहीं कि उनसे भी हम, आखिर तो जनतंत्र ही एक माध्यम है, संवाद ही एक माध्यम है, तो कोशिश तो करनी है। कोशिश करता हुआ आदमी दुनिया का सबसे सुंदर आदमी होता है। एक बड़े उद्देश्य के लिए जो कोशिश कर रहा है, लगातार हार के भी कोशिश कर रहा है, संवाद की कोशिश कर रहा है, ऐसे सुंदर व्यक्ति को, सुंदर सुंदर के लेखक को मैं हृदय से अपना रहा। आप सभी की
लिए एक और सूचना है। हाँ बताइए। जो समाई की तरफ से आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, तो कार्यक्रम के अंत में आप सब सादर आमंत्रित। बहुत अच्छी से कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए मैं युवा कहानीकार डॉक्टर राजीव कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। बना लो भैया। धन्यवाद भावना। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सभी को जो जीवन जी की कविता के माध्यम से आज की जो कविता है उसके जो सरोकार है उससे हमारा परिचय हुआ। आप सभी इतने अपने हैं, ये धन्यवाद ज्ञापन जो है ये तो सिर्फ औपचारिकता लगती है, फिर भी एक कार्यक्रम की गरिमा होती है और उसके लिए हम इसे निभाते हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ युवा अध्येता युवा आलोचक जगन्नाथ दुबे को, बहुत ही संभावनाशील आलोचक, जिन्होंने जितेंद्र जी की कविता की व्याख्या करते हुए लेट कैपिटलिज्म जो है उसके जो सारे तामझाम हैं, किस तरह वो 90 की दशक की पीढ़ी को और जितेंद्र सर की कविताओं को गढ़ रही है, उस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मैं लीलाधर मंडलोई जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने उदाहरणपूर्ण और काव्यात्मक वक्तव्य से जितेंद्र जी की कविता की जो आंतरिक सूक्ष्मता है उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं कवि मदन कश्यप जी का धन्यवाद करता हूँ कि जितेंद्र जी की कविता में जो निरंतरता और नयापन है उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। पूर्ववर्ती कविताओं से इनकी कविता किस प्रकार भिन्न है और उसमें लोक तत्व की कैसे मौजूदगी है, और सबसे प्रमुख बात ये कि संप्रेषणीयता उस कविता की, क्योंकि ये समकालीन कविता बहुत सरल होते हुए भी बड़ा असंप्रेषणीय है। आप फर्क नहीं कर पाते हैं कि काव्यत्व जो है उसमें जो हमारे दैनंदिनी की जो सूचना है वो किस प्रकार भिन्न है और वो बहुत ही आत्मपरक होती जाती है। चीज़ों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया मदन कश्यप जी ने। मैं अध्यक्षवत और हम सब की बहुत ही प्यारी दीदी अनामिका जी से आप इनसे मिलिए, पहली बार भी मिलिए तो आपको बउआ कह के संबोधित करेंगे और कभी ये फर्क न लगेगा कि ये बहुत दिन पहले से मिल रहे हैं और मैं बहुत बाद में मिल रहा हूँ। और इन्होंने जितेंद्र जी की कविता की चिंता और सरोकार की ओर ध्यान दिलाया और उस प्रक्रिया की ओर हमारा ध्यान दिलाया कि किस प्रकार जो अनुभव जो है वो काव्यात्मक रूप में ढलने लगता है। इसके अलावा यहाँ हमारे विभाग की निदेशक अभी नहीं हैं, लंबे समय तक व्यस्तता के कारण वो चली गई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन से हमारे फैकल्टीज लोग आए हैं, तो मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे अपने स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के जो फैकल्टी हैं, मैं आप सभी लोग यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य देने के लिए शंभुनाथ मिश्र का, हमारे आज के कवि का परिचय देने के लिए अरुण पांडे का, संचालन के लिए भावना सरोहा का और इस शोध समवाय के सभी छात्रों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मंगलम का जो आज पीछे रहकर कार्यक्रम के नेपथ्य में रहते हुए सूत्रधार की तरह जो है, पीछे वाला सूत्रधार जो मंच से पीछे रहता है उसकी भूमिका उसने निभाई। और मैं फिर इन सब के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के निमित्त जितेंद्र श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर मिलेंगे कभी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में। धन्यवाद आपसे।